कि हमारा जो भारत का यूथ है वो सिविल सर्वेंट्स के पीछे, सिविल सर्विसेज के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा है। उसमें अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है ना कि ना ले ऑफ हो जाते हैं, हायर एंड फायर रूल है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है नहीं ना कि ना कंपनी का मन किया, कोई पॉलिसी चेंज कर दी और वो उनको निकाल दिया। एक मिडिल क्लास जब सड़क पे आ जाए तो उसे उस चीज़ का डर रहता है। सिविल सर्विसेज आपको वो प्लेटफॉर्म देता है कि आप वो चीज़ें करने की कोशिश करो जिस चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, जिस चीज़ को आप यूट्यूब पे देखते हो, न्यूज़ में देखते हो कि ये दिक्कतें हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि सिविल सर्विस तैयारी में सिर्फ आप तैयारी नहीं करते, आपकी फैमिली भी आपके साथ तैयारी करती है। अगर मेरे को समराइज़ करना पड़े ना कि उनका रोल क्या है, तो मैं कहूँगा वो पिलर थे। शायद कैमरे में सबको ये टेबल का टॉप ही नज़र आएगा, बट पिलर जो पीछे है ना वो दिखाई नहीं देता कि आप एक जॉब छोड़ कर आते हो सकता है आपको फाइनेंशियल दिक्कत हो, इमोशनल दिक्कत हो, हर तरह की दिक्कतें, तो उनके लिए, सबके लिए, आपके लिए फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। नमस्कार, आज आपका स्वागत है यूपी पीसीएस के एक बेहद खास एपिसोड में, जहां पर हमारे साथ में आए हैं दो मेहमान। तो मिलिए मिस पायल सोलंकी, रैंक 75 यूपी पीसीएस 2022। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सर। मिलिए मयंक सर से, मिस्टर मयंक सिंह, 2021 रैंक 15। थैंक यू सर अभी डेप्यूटी एसपी हैं और सर की अभी ज्वाइनिंग जो है वो जल्दी होने वाली है। तो आज हम इन टॉपर से कुछ ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जो अक्सर सारे एस्पिरेंट्स के होते हैं कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमारे फेजेस यूपी पीसीएस की जर्नी में आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम एक एस्पिरेंट यहाँ पर फेस करता है। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछूंगा जो अक्सर सारे एस्पिरेंट्स के यहाँ पर होते हैं। जी सर। मैम सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है और वो ये है कि हमारा जो भारत का यूथ है वो सिविल सर्वेंट्स के पीछे, सिविल सर्विसेज के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा है। तो इसका एक क्या कारण है कि जो एस्पिरेंट्स है, जो हमारा यूथ है, वो और नौकरी नहीं करना चाहता, सरकारी नौकरी ही क्यों करना चाहता है? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और आपका सवाल, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे देश में है वो मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास के पास सिर्फ सपने होते हैं। और उन सपनों में बेसिक एमिनिटीज़ ही होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। एक घर हो, 2 टाइम की सेफ्टी हो, खाने की हो, एक इज़्ज़त से समाज में रह पाए। तो अब स्टार्टअप जैसा शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए और प्राइवेट में भी सेफ्टी आफ्टर कोरोना बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि है ना, अब और भी ज़्यादा ये यूट्यूब ने और जो शॉर्ट्स हैं तो इनकी वजह से कि उसमें उसकी जो है कोर, वो बच्चे जानना भी नहीं चाहते कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आने वाली है। वो उस चकाचौंध के पीछे भी भाग रहे हैं, तो भीड़ उससे आ रही है। लेकिन जो कहते हैं ना कि है ना, क्रीम है या अपर लेयर है, तो वो जो मेहनत कर रही है लग के जी। वो सिर्फ इस सपने के पीछे ज़्यादा जा रही है कि सेफ्टी के साथ उसे समाज में रहने का मौका मिलेगा और वो एक सरकारी नौकरी ही दे सकती है। एंड बी इट ग्रुप ए, बी, सी, डी, वो सबकी तैयारी कर रहे हैं। और इसी से हमें मिलते हैं कि ना कि हम तैयारी करते हैं और हम अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर बच्चा मिडिल क्लास है इसलिए आ रहा है, और एक ये चीज़ है कि उसको एक सुरक्षा जाल, एक सेफ्टी नेट मिलता है सरकारी नौकरी के अंदर, जो कि हमें प्राइवेट या निजी कंपनियों के अंदर अगर हम उसमें किसी तरीके से रोजगार पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, वो नहीं मिलती। उसमें अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है ना कि ना ले ऑफ हो जाते हैं, हायर एंड फायर रूल है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है नहीं ना कि ना कंपनी का मन किया, कोई पॉलिसी चेंज कर दी और उनको निकाल दिया। एक मिडिल क्लास जब सड़क पे आ जाए तो उसे उस चीज़ का डर रहता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है कि ना बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप इतना, एजुकेशन जो कि पब्लिक गुड होनी चाहिए वो इतनी महंगी होती जा रही है कि ना ये सपना जो हर किसी का हक होना चाहिए वो लोगों को लड़ लड़ के लेना पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा है कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डिज़ास्टर बनने के कगार पे है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि ना कि इस पब्लिक गुड को अगर पब्लिक गुड बनाया जाए तो हम भी किसी डेवलप्ड कंट्री से पीछे नहीं होंगे। ठीक है, ओके। जैसे पायल मैम ने, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी सर। मुझे लगता है कि बहुत बार हम देखते हैं ना प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स हमारी सारी सराउंडिंग्स में हमें दिखती है।
तो सिविल सर्विसेज इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी। आप एक बार लाइन के उस पार जाने की भी कोशिश करते हो जहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हो, सोल्यूशन गिवर बनना चाहते हो। दिस अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो मोटिवेटिंग। आप देखोगे जैसे पायल मैम ने भी बताया कि आपको कि जॉब सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, बट आप देखते हो बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूशन से जिनको शायद जॉब की उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, IITs, IIM, यहाँ के भी बच्चे आ रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि उनको पता है कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म। सिविल सर्विसेज आपको वो प्लेटफॉर्म देता है कि आप वो चीजें करने की कोशिश करो जिस चीज को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, जिस चीज को आप यूट्यूब पे देखते हो, न्यूज में देखते हो कि ये दिक्कतें हैं। तो दैट ऑल्सो मोटिवेट्स पीपल, या दैट शुड मोटिवेट पीपल टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। मतलब सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक फोरम बन चुका है जहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर अब चाहते हैं कि हम उस जनता का पार्ट नहीं बनना चाहते जो सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए। और क्या, आप देखते हो कि हम आज रोड पे निकलते हैं तो सबसे पहले कहते हैं भाई ट्रैफिक कितना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे लगता है अपने देश में नहीं ये प्रॉब्लम नहीं देख रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन दैट साइड जहां पर आपके पास अथॉरिटी है। आई विल नॉट यूज द वर्ड पावर, आपके पास अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर ये चीजें आप बदल सकते हो। तो पीपल दैट ऑल्सो मोटिवेट स्टूडेंट्स टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। तो सर ने बहुत ही मतलब ब्रीफ में ये बताया है कि सिविल सर्विसेज लोग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मैम का पर्सपेक्टिव ये है, मैम ये कहती हैं कि एक मिडिल क्लास जो हमारे यहाँ पर एक बहुत बिग मिडिल क्लास देखने को मिलता है, उसके पास एक सुरक्षा जाल, एक सेफ्टी नेट उसको मिलता है गवर्नमेंट नौकरी को ज्वाइन करने के लिए। और सर ये बोलते हैं कि जब एक जो यूथ है वो सिविल सर्विसेज के पीछे इसलिए जा रहा है क्योंकि वो यहाँ पर प्रॉब्लम गिवर से लेकर अब ये है प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहता है। राइट? वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि जैसे आप लोग पहले एस्पिरेंट थे, फिर अभी सेलेक्टेड हैं, तो एस्पिरेंट से ऑफिसर तक की जो आपकी जर्नी थी वो कैसे रही थी? वो बच्चे को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगा कि आपकी एस्पिरेंट से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी आप लोगों की कैसी थी? सो आई विल आंसर दिस फर्स्ट। मेरी जर्नी थोड़ी सी लंबी रही एज कम्पेयर टू पायल। जैसे मेरा ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन मैंने 2015 में किया था। पोस्ट दैट मैंने SSC CGL एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मैं सेलेक्ट हुआ था। आई वर्क देयर फॉर अराउंड 2 years। तो उसके दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई, मैंने चीज़ें सीखी एंड एक क्लैरिटी डेवलप हुई कि जॉब और करियर में थोड़ा सा अंतर होता है जो कि शायद हम पढ़ाई के वक्त हम नहीं समझते। तो करियर और जॉब एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ 35 साल 30 साल रहने वाली है, जो आपकी ज़िंदगी का 50% से भी ऊपर होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, फिर मेरा झुकाव हुआ सिविल सर्विसेज की तरफ। मैंने उसकी कोशिश करना और बेहतर तरीके से शुरुआत करी एंड इन दी जॉब मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ चीज़ें ठीक चल रही, तैयारी ठीक चल रही है। आई क्विट माई जॉब, प्रीवियस जॉब, फिर मैंने फुल टाइम तैयारी शुरू करी। आई गेव UPSC एंड UPPCS। फॉर्चुनेटली आई गॉट थ्रू UPPCS 2021 वाले में मेरा रैंक आया एंड दिस वॉज अ ब्रीफ जर्नी जहाँ पर ये अप्स एंड डाउन्स रहे और ये ही मेरी ब्रीफ जर्नी थी एंड आई विल आस्क पायल मैम टू कंटिन्यू ऑन दैट। सर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2017 में। तो मुझे करना था UPSC ही, क्योंकि मेरे फादर खुद पुलिस में हैं, तो मुझे UPSC करना था। और बिहाइंड माई जो एकेडमिक बैकग्राउंड है मेरा, वो इतना अच्छा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा अब ओवर कॉन्फिडेंस उसे कहती हूँ कि मुझे लगा था एक बार में हो जाएगा। बट बिना किसी होमवर्क के मैं यहाँ आ गई थी। तो लगातार 4 अटेम्प्ट देने के बाद जब मेरा UPSC नहीं हुआ और मैंने और कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो 2020 में फैमिली की तरफ से थोड़ा आया कि भाई करना पड़ेगा। तब मैंने फिर PCS का एग्ज़ाम दिया था और 2021 में लकीली मेरा सिलेक्शन हुआ और उसी साल मैंने 22 का भी एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया। एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी कि मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा आपसे ये दूसरा प्रश्न है मैम। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, जैसे एक जब एस्पिरेंट होता है ना तो उसकी प्रिपरेशन काफ़ी चरणों में होती है, काफ़ी फेजेस में होती है। जी सर। काफ़ी बार हम विफल हो जाते हैं कि प्रीलिम्स में हुआ, प्रारंभिक परीक्षा में ही हम विफल हो गए,
फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम मुख्य परीक्षा मेंस तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर विफल हो गए तो हम वापस से ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं। जी। ये गेम का लेवल नहीं है कि लेवल 2 से ही स्टार्ट होगा। हाँ। अब आपको ऐसा कब लगा कि अब मेरा नाम जो है वो अब फाइनल लिस्ट में आएगा? पहले मैम आप मुझे बताइए। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मैंने 4 अटेम्प्ट लगातार यूपीएससी के दिए और मेरा प्री भी नहीं हुआ। फिर जब मैंने ये पीसीएस का दिया, तो जब मेरा प्री हुआ, कहा नहीं, जो सेल्फ डाउट आ गए थे, कॉन्फिडेंस पूरा गिर गया था। तो फिर जब मेरा प्री हुआ, मैंने कहा नहीं पायल, तू कर सकती है, इस फील्ड में भी कर सकती है, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है, एमएससी वगैरह किया था, तो मुझे लग रहा था कि ये आर्ट्स के बच्चों के लिए ही है, कि मुझसे नहीं हो रहा। बट जब मेरा 21 वाला प्री हुआ, फिर मैंने जम के मेंस की तैयारी की, एंड देन इंटरव्यू आया, कॉल आया और मेरा सिलेक्शन हुआ। और मुझे तब लगा कि अब मैं यूपीएससी भी कर सकती हूँ। तो इसका मतलब जब कोई भी एस्पिरेंट है या कोई भी छात्र है, जब वो एक चरण को यहाँ पर सफलता उसमें पा लेता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सकता है, जी सर, है ना? वो सेल्फ बिलीफ जब आ जाता है ना, तो कितनी भी बड़ी परेशानी, फिर वो परेशानी नहीं दिखती है, क्योंकि फिर रास्ता दिख जाता है, वो लाइट दिखती है, शाइनिंग लाइट ना, कि हाँ अब इसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, आनी सुबह ही है। आनी सुबह ही है सर। ठीक है। तो मैम का मानना बस यही है कि अगर आप एक भी चरण, एक भी फेज अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको रोशनी खुद ही दूर से दिखने लगती है और फिर आप उसी तरफ खुद ही चलने लगते हैं। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे सिविल सर्विस में ये बोला जाता है कि सिविल सर्विस की तैयारी आप केवल अकेले नहीं करते हैं, आपकी फैमिली आपके साथ होती है, आपके दोस्त आपके साथ होते हैं। दोस्तों को ये लगा रहता है कि ठीक है मेरा दोस्त सेलेक्ट हो जाएगा, मेरा भी नाम होगा, ठीक है, बाद में मेरी हेल्प करेगा, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती रहती हैं। सेम चीज़ फैमिली का भी। अभी परसों यूपीएससी का रिजल्ट आया, आई थिंक 93 या 91 रैंक जो थे, जो आंखों से देख नहीं सकते थे, उनकी मम्मी ने, मतलब मम्मी उनके साथ थी। तो ऐसा बोला जाता है कि सिविल सर्विस तैयारी में सिर्फ आप तैयारी नहीं करते, आपकी फैमिली भी आपके साथ तैयारी करती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके साथ में आपकी फैमिलीज़ का, आपके दोस्त हैं, उनका क्या रोल था? अगर मेरे को समराइज करना पड़े ना कि उनका रोल क्या है, तो मैं कहूँगा वो पिलर थे। जैसे हमारे सामने ये टेबल रखी है, तो अगर शायद कैमरे में सबको ये टेबल का टॉप ही नज़र आएगा, बट पिलर जो पीछे है ना वो दिखाई नहीं देता। मैं अगर अपनी बात करूं तो जॉब मैं कर रहा था, जैसे मैंने बताया कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, वहाँ पर मैं तैयारी कर रहा था। फिर एक मैंने बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया कि जॉब छोड़कर कर सकते हैं क्या। बहुत ही रिस्की डिसीजन है, मैं किसी को एडवाइस भी नहीं करता, बट आफ्टर बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स, फैमिली केम इन सपोर्ट। देखिए आज बहुत बड़ा डिसीजन होता है आज की डेट में, जब हम देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना मुश्किल हो गया है, वहाँ पर आप एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ने की बात कर रहे हो। तो ये डिसीजन आप अकेले नहीं ले रहे हो, आपके साथ आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ छुपाना नहीं चाहूँगा कि आप एक जॉब छोड़ कर आते हो सकता है आपको फाइनेंशियल दिक्कत हो, इमोशनल दिक्कत हो, हर तरह की दिक्कतें, तो उनके लिए, सबके लिए, आपके लिए फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। एक इंसिडेंट आपको मैं बताता हूँ। 2020 में मैंने मेंस दिया था, मेंस हो गया, मेरा इंटरव्यू था, तो यूपीएससी का इंटरव्यू था, एंड आई वाज वेरी मच, जिसको कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट बहुत था कि चीज़ें शायद हो जाएंगी इस बार। तो देर रात को मेरे कुछ दोस्त भी आ गए, फैमिली, वो पता चल जाता है शायद कि अगले दिन रिजल्ट आ सकता है, तो रात भर तो नींद नहीं आती है। तो फिर जैसे होता है ना, हमारी ट्रेन नहीं होती, जैसे हमारी रेलवे ट्रेन चलती हैं, 1 घंटे लेट, फिर 1.5 घंटे लेट, 2 घंटे, वैसे रिजल्ट भी हो रहा था। उसी तरह हमारी, मतलब सबकी, मेरे दोस्त की है ना, सबकी। फिर रिजल्ट जाके हमें एक्सपेक्टेड था कि 11 बजे 12 बजे आ जाएगा, और लेकिन एक्चुअल आया 6 बजे तक। तो आप सोच रहे हो कि कितना ज़्यादा चीज़ें बिल्डअप हो रही थी। तो वो PDF खोली हमने, फ़ोन पे ही खोली थी, तो फ़ोन आजकल ज़्यादा एक्सेसिबल है, तो उस पर जब नाम सर्च करो ना और 0 रिजल्ट फाउंड आए, नो मैचेस फाउंड फाउंड आए ना, तो वो जो मोमेंट होता है उस टाइम आप टूट जाते हो। देखो यहाँ से अगर मैं कहूँ नहीं अपन तो बहुत रॉक सॉलिड पर्सन है, नहीं, बट आप टूटते हो। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से आता है? फैमिली फ्रेंड से। तो यही चीज़ जो है ना, फैमिली फ्रेंड उस वर्स्ट केस सिनेरियो से आपको वापस फिर से खड़ा करते हैं कि कोई नहीं, आप एक बार और खड़े हो सकते हो। फिर देखिए 2021 में हो भी गया सिलेक्शन। तो कहीं ना कहीं वो पीछे लाने और खड़ा करने का काम आपके फैमिली फ्रेंड्स करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। लास्ट पुश बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो।
ठीक है मैम, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, जैसे अभी मयंक जी ने ये बताया कि परिवार एक बहुत बड़ा स्तंभ रहता है, पिलर रहता है हमारी तैयारी का। जी सर। तो विफलता आपने भी 4 बार पाई, जी सर। अपने पहले यूपीएससी में विफलता पाई, फिर आपने सफलता यूपीपीसीएस में पाई। जी सर। तो जब आप जब ये 2017 से 21 में आपने लगातार विफलता को देखा 20 तक, तो आप डीमोटिवेट भी हुई होंगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपने अपने बिखरे मन को आपने समेटा और बोला कि चलो अब इस मार्ग की तरफ चलते हैं। तो एक जब बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, 2 बार 3 बार विफल रहता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कभी कभार किसी एस्पिरेंट या किसी बच्चे के जो है वो पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हर परिवार में आर्थिक स्थिरता नहीं होती। जैसे मयंक सर ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे परिवार ने हमें सपोर्ट करा, लेकिन हर परिवार आर्थिक स्थिरता नहीं होती है ना, जी कुछ सर। कुछ होते हैं वो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड भी होते हैं। जी सर। तो वो बच्चे अपने आप को कैसे समेटें, मतलब वो उनको क्या करना चाहिए अगर वो 2-3 बार विफल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका मन है, किसी ना कहीं उनके यहाँ पर एक मन में है कि मुझे करना है, तो उनको क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं भी वही कहूँगी कि सर ने जैसे बताया था कि फैमिली पिलर की तरह ही है, और मेरी फैमिली ट्रूली मतलब आई एम ब्लेस्ड। और स्कूल से कॉलेज तक मेरे पेरेंट्स जितने भी मेरे टीचर्स से मिले उन्होंने यही बोला कि पायल यू आर ब्लेस्ड दैट यू हैव सच पेरेंट्स एंड स्पेशली माय फादर। तो पापा ने तो इतना साथ दिया है, इतना ज़्यादा साथ दिया है कि जो मम्मी कभी कहती थी ना खाना बनाना सीख ले, तो पापा ने कभी हाथ नहीं लगाने दिया कि बेटा मेरा पढ़ेगा और इसको पढ़ना है, कोई बात नहीं, बड़ा एग्ज़ाम है, अभी नहीं निकला, निकल जाएगा निकल जाएगा। तो एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी। और जैसा कि मम्मी पापा मेरे हैं, मेरे बड़े भैया हैं और मेरी छोटी बहन ने कहा कि है ना आप पढ़ाई करो, हम परस्यू करेंगे इन्हें। उसने भी एमएससी करके उसने कहा मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ, तो जो सपोर्ट फैमिली को है वो हम देंगे, आप पढ़ाई करो। तो एक छोटा भाई है मेरा, मतलब ऐसा जो सपोर्ट मिला ना फैमिली से, तो उसे मैं कभी किसी चीज़ के थ्रू चुका नहीं सकती। बस अब ये है कि उनके चेहरे पे जो स्माइल मैंने दी है जी। और मेरे पापा पुलिस में हैं, उनको जब से मैं डीएसपी बनी हूँ तो जो उन्हें हेल्प मिली है, बस मुझे ये लगता है कि शायद मैंने कुछ तो उनको वापस दे दिया। अभी और करना बाकी है लेकिन वो करेंगे। अब बाकी बच्चों के लिए औरों के लिए कहते हैं कि जैसा सपोर्ट मुझे मिला है, तो कुछ बच्चे इतने ब्लेस्ड नहीं होते हैं। तो आजकल क्या है ना, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 1 साल के जो फाउंडेशन है वो उन्हें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए कि है ना, वो ग्रेजुएशन जब कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन तक पढ़ने का अगर टाइम है, क्योंकि वो इतना सपना देख रहे हैं, तो देखो थोड़ा तो कहीं ना कहीं उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर वो कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपना फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जब वो एग्ज़ाम दें तो वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन डिजिटल गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो उसमें ये है कि वो फैमिली को सपोर्ट करते हुए अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि फैमिली भी हमारे ही भरोसे है। तो और हमें उनके सपने पूरे करने हैं अपने सपनों को पूरा करने के साथ। तो मैम ने बस सिंपल यही पर बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि हर कोई जो है वो ऐसे परिवार से नहीं आता कि जहाँ पर आपको आर्थिक कोई दिक्कत नहीं आती या फाइनेंशियली आप चैलेंज नहीं होते। अगर आप फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं या आपकी फैमिली में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पर अपने आप को भी सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी पार्ट टाइम जॉब के साथ में हो। देखिए, सपने ज़रूरी हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपनों का जो बोझ है वो इतना भारी हो कि वो पूरे परिवार को दबा दे। जी सर। तो हमें थोड़ी बहुत अपने ऊपर भी कष्ट लाने चाहिए कि हम पार्ट टाइम जॉब कर लें जी। और उससे हम अपने परिवार को आर्थिक रूप से हम किसी ना किसी तरीके से समर्थन दें और फिर हम अपने सपनों को जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ाएं। मैं एक चीज़ उसमें ऐड भी कर देता हूँ। जी। मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में रह के तैयारी करता था, तो वहाँ पर एक बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, हम लाइब्रेरी में जाते हो तो दोस्त बनते हैं सारे कुछ। तो एक स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे। स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट। वो जो हमारे साथ ही तैयारी कर रहे थे, तो वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे। तो ही वॉज फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो वो के जहाँ से बिलोंग करते थे,
तो फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती है ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे एरिया में रह के पढ़ाई करने के लिए, कि बहुत महंगा हो जाता है, सारा कुछ महंगा हो जाता है वहाँ पे। तो उनकी अप्रोच ऐसी थी, वो 1.5 साल पहले यहाँ पर आए थे। उन्होंने काफ़ी जो भी घर की जिम्मेदारियाँ थी उन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक जगह पर काम किया। 1.5-2 साल काम करने के बाद जो उन्होंने पैसा कमाया उसको अपनी पढ़ाई के लिए और घर के जो खर्चे हैं, सिंपल सी बात है, जैसे हर आदमी को पता होती है कि हमारी जिम्मेदारी की क्या है, कि भाई हमें कितनी चीज़ें चाहिए। उन्होंने उस चीज़ को भी समझा, अपने लिए ज़रूरत की भी चीज़ें देखी, फिर उन्होंने एक लेसर रोल में अपने आप को शिफ्ट किया जब तैयारी कर रहे थे। तो उस लेसर रोल के साथ उन्होंने इतना कमाते रहना शुरू किया कि ताकि उनकी पढ़ाई में बाधा ना हो, टाइम भी मैक्सिमम मिल जाए और पढ़ाई भी में भी बाधा ना हो। तो एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था उन्होंने और उसके साथ वो तैयारी कर रहे थे। तो कहते हैं ना, जैसी आपकी स्ट्रगल है तो वही उसी हिसाब से आपको चीज़ें तय करनी पड़ती हैं। एंड ही गॉट थ्रू यूपीएससी, वो यूपीएससी से उनका सिलेक्शन हुआ था एंड ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर इन उत्तराखंड इटसेल्फ। तो सोच रहे हैं कि आप किस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं। तो वो है, बाधाएं ज़रूर हैं, बट रास्ते भी आपको ही बनाने और आप बना भी लेंगे, बस आप उस पर वर्क करना शुरू करो। तो सर ने भी यहाँ पर बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि बावजूद इसके अगर आप इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है तो जितना वक्त आपको घिसता है उतना ही आप चमक कर जो है वो वापस उभर कर आते हैं। जी सर। ऐसे ही सर मेरे दोस्त थे, अभी बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उन्होंने होम ट्यूशन दिया था। लाइब्रेरी जाते थे, शाम को जाके 3 से 4 घंटा जाके होम ट्यूशन देते थे। जो भी शादीपुर में रहते थे, वो शादीपुर का भी किराया ओल्ड राजेंद्र नगर के आसपास ही है, सेम। तो अपने एक्सपेंसेस वो वैसे निकालते थे और आज भी लोग करते हैं सर। कोई कॉपी इवैल्यूएट कर रहा है, कोई मेंटोर बना हो, कोई भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो सर ये तो चलता रहता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी चाहे यूपीपीएससी, सिविल सर्विस की तैयारी में बोलते हैं कि रिवीजन इज़ द की। किसी से पूछिए आप, एग्जाम के 15 दिन पहले पूछिए, सब बोलेंगे रिवीजन करो। फैकल्टी से पूछिए रिवीजन करो, बट कोई ये नहीं बोलता कि रिवीजन करे कैसे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि करें कैसे रिवीजन हम लोग। आपके सवाल पे जाने से पहले मैं पहली वाली बात पे आपके आता हूँ कि रिवीजन इतना हल्ला क्यों है। देखिए, रिवीजन इसलिए इतना हल्ला है क्योंकि यूपीएससी को पहले समझते हैं एक लाइन में कि यूपीएससी एग्जाम, देखिए जितने सिलेबस आपने सुने होते हैं, जितने सब्जेक्ट सुने होते हैं, वो सब में आपसे सवाल पूछ रहा है। मतलब आप जब देखेंगे ना, आपने ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट इतना ही लगभग मैक्सिमम लोगों ने पढ़े होते हैं। बट यूपीएससी क्या कहता है, आप कहाँ से आ रहे हो हमसे मतलब नहीं है, हम आपसे हिस्ट्री भी पूछेंगे, हम आपसे ज्योग्राफी भी पूछेंगे। अब साइंस वाले बच्चे को ये भी सब्जेक्ट तैयार करने हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने एरिया से बाहर लेके आता है। जब आप ये बात को समझिए कि आप उन सब्जेक्ट से परे हैं, आप नया नया पढ़ रहे हो सबको, तो नया नया पढ़ रहे हो, कोई नई चीज़ हम करते हैं ना तो उसको बार बार दोहरानी पड़ती है, नए रास्ते की तरह। आप बाइक से जा रहे हो, पहली बार रास्ता देखते हो तो आप देखते जाते हैं, अच्छा ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, फिर आप याद करते हो अच्छा यहाँ से मेरे को टर्न लेना। रिवीजन भी वही चीज़ है। तो आप अपने सिलेबस को बार बार वो मार्क कर रहे हो टेरिटरी कि हाँ ये टॉपिक्स में ये सब हेडिंग्स हैं, इसमें ये पॉइंट्स होते हैं और यही चीज़ आपको बार बार करनी होती है। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले जो सर आपने पूछा कि रिवीजन करें कैसे। देखिए, रिवीजन आपका ब्रेन एक तरह की मशीन है, आप समझिए उसको। तो मशीन को बार बार चलाना पड़ेगा। चलाना कि भाई आपने पहली बार मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ी, तो आप खुद गौर करेंगे कि आपसे 10 दिन बाद पूछी जाए तो आपने 100 चीज़ें पढ़ी होती हैं, तो मुश्किल से आपको 30 से 50 चीज़ें ही याद रहेंगी। 10 दिन बाद की बात कर रहा हूँ। और आपको पेपर तो 1 साल बाद देना होता है, कई बार 1.5 साल, 2 साल, आजकल तो बच्चे 2-2, 2.5 साल पढ़ रहे हैं। तो आपको ये सोचिए कि 10 दिन में आप 50% चीज़ भूल जा रहे हो। तो आपको भी ऐसी फ्रीक्वेंसी बनानी होगी ना कि कोई चीज़ आज पढ़ी तो कोशिश करें कि हम उसको 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन में एक बार पढ़ लें। अगर आप बहुत लंबे दूरी में तय कर रहे हो कि 2-2.5 साल में, अगर आपको पेपर 6 महीने में देना है, 1 साल में देना है, तो यही फ्रीक्वेंसी कम कर लेते हैं। हमने आज कोई चीज़ पढ़ी, आप कोशिश करिए 7-10 दिन बाद वो पन्ने पलट लो। एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट कोशिश देख तो लो कि है क्या। होता ना, भूल ना जाओ कि किस दुनिया में आ गया हूँ, तो वैसा है। तो रिवीजन बार बार करना चाहिए और कोशिश करिए सब हेडिंग्स उनमें क्या क्या चीज़ें, उसका एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क आपके दिमाग में हो जाए। दैट इज़ द की इन रिवीजन, आई गेस। सर मेरा भी यहाँ पे एक चीज़ कहना है कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, रिवीजन आपको उस चीज़ का करना चाहिए जो आपको याद नहीं हो रहा।
मान लो इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, सबको पता है, लेकिन पोलैंड की कैपिटल क्या है वो आपको नहीं पता होगा, तो आप रिवीजन किसका करोगे, पोलैंड की कैपिटल क्या है। बच्चे क्या करते हैं, जो उनको याद है उसको भी रिवाइज करते हैं, अरे वो तो पहले से ही याद है। जो आपको याद नहीं है, जो बार बार आप भूल जा रहे हो जिन जिन कॉन्सेप्ट को, उसको याद करना है आपको, और वही रिवीजन कहलाता है। मेरा अगला प्रश्न मैम आपसे है, और वो इसलिए है क्योंकि जैसे आपने ये मेंशन करा कि जैसे आपने 4 बार यूपीएससी में आप नहीं क्लियर कर पाई, फिर आप यूपी पीसीएस की तरफ आई, तो ये अक्सर फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए या लड़कियों के लिए अक्सर देखा जाता है कि जैसे लड़कों का तो क्या है कि चलो जॉब के साथ कर रहा है, करने दो, माँ बाप खुद भी सपोर्ट कर देते हैं कि चलो हमारे बिजनेस में बैठ जाएगा, या बोलते हैं कि चलो साइड में जॉब कर लेगा। लेकिन लड़कियों को अक्सर ये बोला जाता है कि अगर आपको 3 अटेम्प्ट में नहीं करा या 4 अटेम्प्ट में नहीं करा तो हम आपकी शादी करवा देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रेशर शायद आपके ऊपर भी आया था। जी सर। तो आपने उस चीज को कैसे टैकल करा कि यार अगर मैं इस अटेम्प्ट में नहीं करा तो अब मुझे घर ही बसाना पड़ेगा, तो तब आपने उस चीज को कैसे टैकल करा? शादी वाली बात सही है कि है ना, सोसाइटी हमारी इस तरीके से फ्रेम्ड है कि गर्ल्स पे बायोलॉजिकल जो सिचुएशंस हैं या थिंग्स हैं वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती हैं बजाय के बॉयज़ के। तो इसलिए भी माँ बाप भी चाहते हैं कि बेटी अगर दूसरे घर जाए तो वो सुखी रहे, किसी भी तरह का अननेसेसरी चैलेंज नहीं आना चाहिए। अभी नौकरी लगती है तो उसको पता है कि अभी आजकल ये भी चीज़ है ना, शादियाँ टूट रही हैं, तो वो भी इसी में आता है कि माँ बाप ने तो पाला ऐसे कि एक गिलास में पानी भी करके नहीं पिया, और जिस दिन शादी होगी उसके अगले दिन तुम्हें चाबियों का गुच्छा मिल गया कि बेटा तुझे घर संभालना, हर चीज करनी है, किचन भी, ड्राइंग रूम भी, लॉन भी, गार्डन भी, तुम्हें ही करना है सब कुछ। अब वो एक लड़की से औरत कैसे बन जाए एक दिन में? तो अब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती थी कि मुझे घर का काम कभी करने भी नहीं दिया और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन शादी तो भाई हाउस होल्ड वर्क अगर आजकल लड़के कितना ही सपोर्ट करें तो वो 10%, 20%, 30%, 40% कर लेंगे। मेजर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की की है, ऊपर से अगर वो वर्किंग भी नहीं है तो उसे लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी, तो वो कैसे करेगी? मुझे था कि मुझे घर का काम नहीं करना, तो बस इसी तरीके से, बस किसी तरीके से पेपर मुझे था कि ना मुझे नौकरी लेनी है। और मैं सच बताऊं तो आज मैं ये बताती हूँ कि मैंने लेखपाल का एग्जाम भी दिया था 2000 किसी भी तरीके से सरकारी मुझे नौकरी था चाहिए। कि भाई 20,000 भी मिलेगी तनख्वाह तो मेरे अपने होंगे वो, तो मैं उस 20,000 से मेड लगा लूंगी। अच्छा मैं घर का मेरा काम नहीं करूंगी। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं आता और मुझे करना भी नहीं था। अच्छा, तो मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और उसको करना, और ये चाहो ना कि आप देखो कोई तो करेगा, तो आप ये भी नहीं चाहोगे ना कि सास करे या मेरी मम्मी करे। मुझे तो ये था कि ना अगर मैं दूसरे घर जाऊं तो मेरी सास को भी ना करना पड़े, और अगर मेरी मम्मी है वो जा रही हैं तो भाई मैं इतना उनको भी सपोर्ट करूं कि उन्हें भी ना करना पड़े, कि उन्हें तो उनके लिए तो चारों बच्चे बराबर हैं, लड़का भी और लड़की भी। तो अगर बहू नहीं कर रही है तो भाई बेटी तो जिम्मेदारी समझेगी ना कि भाई मेरी मम्मी बूढ़ी हो रही है, काम ना करना पड़े उनको, क्योंकि मैं तो अभी ही नहीं करना चाहती, वो तो बूढ़े हो रहे हैं ना, और उन्होंने हमें बड़ा करने में अपने आप को बूढ़ा किया है। तो वो जिम्मेदारी समझनी बड़ी ज़रूरी है कि भाई घर का काम, भाई तुम खाओगे कैसे? तुम नहीं स्विगी और जोमेटो के भरोसे जी सकते, मेरा ये मानना है। और इसीलिए मैंने ना रात के 3 बजे देखे और ना मैंने दिन के 3 बजे देखे, तो मैंने बहुत पढ़ा। आप मतलब पढ़ाई का यही कारण था कि मतलब ना किसी के ऊपर निर्भर होना है, हाँ, और ना खुद ऐसी मेहनत करनी है जिसके आप कभी लायक बने ही नहीं, मतलब हाँ। मतलब आपका मतलब डिजर्व नहीं करते ये काम करना। नहीं, देखो ये छोटा बड़ा काम नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसे सेकेंडरी माना गया है सोसाइटी में। उनको ये लगता है कि जो कुछ नहीं कर पाते वो ये करें, उन्हें ये करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने पोटेंशियल को निखार सकती हूँ, बस थोड़ी मेहनत ही तो करनी है। क्या अगर हमें नींद थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़े, हमें खाना सेक्रीफाइस करना पड़े, हमें कोई ट्रिप सेक्रीफाइस करनी पड़े, हमें कोई शादियाँ सेक्रीफाइस करनी पड़े, तो मुझे लगता है कि वो जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए चाहती हूँ उसके लिए मैं ये छोटे छोटे सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, तो वो मैंने किए। चलिए, उसका आपको बहुत अच्छा परिणाम भी मिला। सच में सर, थैंक यू सर। बस सर मेरा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर PYQ कितने साल का करना चाहिए, उसको कैसे यूज करना चाहिए, चाहे प्री का PYQ हो चाहे मेंस का PYQ हो, तो आप क्या सजेशन देंगे बच्चों को
और आपने कितने साल का पीवाईक्यू सॉल्व किया था, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, और उसको कैसे यूज किया था? सॉल्व करना नहीं, कैसे यूज किया था अपने तैयारी के टाइम पे? PYQ जो है हमारे, तो हम दो तरह से देखते हैं इसको। पहली चीज़ ये, PYQ हमें बताते हैं कि आपने तो समझ लिया, सिलेबस में मैंने आपसे कहा कि आपको 1857 पढ़ना है, 1857। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने डेप्थ तक पढ़ना है, वो कहाँ से पता चलेगा? किस तरह के सवाल आते हैं। तो PYQ का पहला काम है कि आपको बताती है कि इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में हमें किस तरह से तैयारी करनी। पहला काम। इस काम के लिए आपको 3 से 5 साल के PYQs देखने चाहिए, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी तैयारी का स्कोप क्या होना चाहिए। इस वर्ड को हम कहेंगे स्कोप। तो स्कोप डिसाइडिंग के लिए 3 से 5 साल इनफ है। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस में। तो अगर आपको कोई चीज़ प्रैक्टिस करनी, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, प्रीलिम्स के लिए, तो अब आप पीछे जितना जा सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पीछे, शायद बहुत से टॉपर्स होंगे, बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सबकी अलग स्ट्रैटेजी होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मानना है कि आप 15 से 20 साल मैक्सिमम जाओ, मैक्सिमम इस 15 साल। रीज़न बीइंग, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम भी डायनेमिक है, अब वो चेंज हो रहा है। आप समझ लीजिए एक 15 साल 20 साल पुरानी चीज़ लाके आज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपको रिटर्न देगी। तो मेरा मानना है कि आप नए चेंजेस को ज़्यादा ध्यान दो, उससे अपने आप को स्पेक्यूलेट करो कि अगर कल, जैसे अगर एक सवाल आता है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि सवाल पूछता है कि CAG का आर्टिकल क्या है, तो मुझे एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, अच्छे एस्पिरेंट की तरह मुझे गेस करना चाहिए कि हाँ भाई, अगर PCS ये बात पूछ सकता है कि आर्टिकल कौन सा है, तो मुझे बाकी जो इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं या इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उनके भी मुझे एक्ट आने चाहिए। ये मैंने कैसे किया? PYQ देखा और उसी पे स्पेक्यूलेट किया। तो वो स्पेक्यूलेशन वाला पार्ट आपको 3 से 5 साल में मिल जाता है। प्रैक्टिस आप 10 से 15 साल की कर लो। दैट इज द की व्हेन इट कम्स टू PYQ। ये भी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले बच्चे जो है ना वो UPSC की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो ग्रुप A सर्विसेज है ना, क्योंकि आपको पूरी कंट्री में ब्रह्मांड करने का मौका मिलता है। आप दिल्ली के हो तो तमिलनाडु में कर रहे हो, तमिलनाडु के हो तो जम्मू कश्मीर में भी नौकरी मिलती है सरकार की तरफ से। तो लेकिन ये कि सफलता हर किसी को नहीं मिलती है, और बच्चे जब विफल हो जाते हैं UPSC में तो फिर वो UPPCS में जाते हैं, क्योंकि रिलेटिवली अगर हम देखें डिफिकल्टी लेवल तो थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। UPSC में 2-3 स्टेटमेंट के, 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आते हैं, और उनका जो पैटर्न है only 1 only 2 का भी हुआ। तो जो बच्चा UPSC से UPPCS में आता है जो, तो उसके लिए क्या तैयारी करना UPPCS के लिए आसान हो जाता है या मुश्किल हो जाता है? क्योंकि UPSC में तो कॉन्सेप्ट समझ के हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन UPPCS एक मेमोरी बेस्ड पेपर आता है जहां पर आपको कुछ फैक्ट्स याद ही करने होते होंगे। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? मेरा मानना है कि UPSC की तैयारी आपको, जैसे आपने भी कहा कि कॉन्सेप्ट्स और इस चीज़ पर ध्यान देती है, तो कॉन्सेप्ट तो हमारी फाउंडेशन हो गया किसी भी सब्जेक्ट का। तो उस सब्जेक्ट में अगर हमने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट ले रखा है, जो कि हमें UPSC की तैयारी से मिल गया है, अब हम स्विच करते हैं PCS की तरफ। कोई भी रीज़न हो सकता है, तो अब हम PCS का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं। तो हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास 80% वेपन है एग्ज़ाम को हैंडल करने का। वो 20% की कमी क्या है? जैसे आपने बताया कि हर पेपर में आप, हो सकता है कि आप किसी और स्टेट का दे रहे हो, सपोज हरियाणा हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, MP हो सकता है, एनी स्टेट फॉर द मैटर ऑफ दैट। तो वहाँ पर आप देखते हो, यही PYQ वाली बात, तो आप PYQ से देखते हो, आपको समझ में आता है कि भाई चलो UPSC अब ऐसे सवाल नहीं पूछता है जहाँ पर आर्टिकल्स आते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन PCS पूछ रहा है, तो भाई जिस रेस में दौड़ रहे हो उसी तरह से हम तैयार करेंगे अपने आप को। तो अब हमने देखा कि भाई मेरा 70% 80% तो तैयार है, उस वाले ज्ञान से मैं 60 से 80% सवाल तो कर लेता हूँ, 20 से 25% मुझसे नहीं हो रहा है, उसकी तैयारी आपको थोड़ा अलग से करनी पड़ेगी। वो अलग से फिर वही UPSC, वो PYQ की मदद से आपको आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ें हमें अपनी प्रिपरेशन में बढ़ाना है और कुछ घटाना भी पड़ेगा। देखो, आपकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है।
आप सोच रहे हो कि मैं और ये भी बढ़ा लूंगा, तो आपको समझना है कि कुछ एग्जाम में पीसीएस में चीजें घटानी भी पड़ेंगी जो यूपीएससी जैसी डिफिकल्टी पे नहीं पूछ रहा है फिलहाल। तो फिलहाल नहीं पूछ रहा है तो उन चीज़ों को आप घटा लो, जो चीज़ें फैक्चुअल और वो सब चीज़ें पूछ रहा है वो बढ़ा लो, ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए आपकी एनर्जी और आपकी पढ़ाई करने के लोड पर। मतलब कॉन्सेप्ट यूपीएससी और यूपीपीसीएस में सेम ही रहता है, सेम ही चीज़ है। बस हमें पीवाईक्यू से अपनी डायरेक्शन मिलनी चाहिए हाँ, और उसी के बेसिस पर हमें मतलब स्पेक्युलेट करना चाहिए कि अगले क्या प्रश्न जो है वो यहाँ पर आयोग पूछ सकता है। वही चीज़। मेरी तो आदत बड़ी वो वैसी है ना कि एग्जाम्पल्स दे के बताने की। तो जैसे अब क्रिकेटर है, अब क्रिकेटर तो क्रिकेटर है, उसको क्रिकेट खेलना है, अब ओडीआई और टी20 में उसको उतारना है, तो उसे बेसिक आर्सेनल उसका तैयार है कि भाई मैं शॉट खेल लेता हूँ, भाई बॉल आएगी तो मुझे पुल कहाँ करना है, कैसे क्या करना है। बस चेंज क्या होता है, टेम्परामेंट का। वही टेम्परामेंट आपको यूपीएससी और पीसीएस में चेंज करना है कि टेम्परामेंट बदलना है कि पीसीएस का एग्जाम देना है, थोड़ा सा टेम्परामेंट बदल के, थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी को ऊपर नीचे करके, वही बेसिक चीज़ें जो आपने सीखी हैं, जो एज अ क्रिकेटर सीखी है या जो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट सीखी है, उसको यूज़ करना है। अब इसी से संबंधित मेरा एक और प्रश्न है आपसे। अब जैसे आर्सेनल की आपने बात करी, एक तरीके से संसाधन जो भी रिसोर्सेज हमारे पास रहते हैं, तो अक्सर ये स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है, जैसे कि अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और वो इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक ही तरीके से होनी चाहिए, तो बच्चे को कब आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए? मतलब कब ऐसा लगना चाहिए कि चलो मुझे अब एक आंसर लिखना चाहिए, अब एक पीवाईक्यू देखता हूँ और अब मुझे आंसर लिखना चाहिए, तो वो वक्त कब आता है? एक मतलब आपकी जर्नी में जब आप प्रीलिम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कब उसको लिखना चाहिए आंसर? मुझे लगता है कि अंधाधुंध बिना किसी होमवर्क के आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंस बहुत गंदा गिराता है। ये गलती मैंने की थी कि मुझे लगा था कि भाई नहीं, प्री तो हो जाएगा, मेंस करना है, तो मेंस की तैयारी में अब आंसर लिखने बैठो, जब पीवाईक्यू देखते हैं तो लगता है यार कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, और सच में हाथ चलते भी नहीं है। तो इसमें मैं तो ये कहूँगी कि जैसे कोई हम टॉपिक जब सेग्रीगेट करते हैं तो कोई टॉपिक हम एक तैयार करें और फिर उस पर क्वेश्चन देख के लिखना शुरू करें, तो ये होती है तैयारी करने का तरीका, यही है। और ये है थ्रू आउट, जब 1 ईयर और 2 ईयर की जब जर्नी है तब। लेकिन जो वो बीच के 3 मंथ्स होंगे उसमें तो लगातार लिखना है, उसमें नहीं सोचना है, चाहे देख के लिख रहे हैं या याद करके लिख रहे हैं। एक टेस्ट हफ्ते में, 2 दिन में, तो वो फुल टेस्ट लिखो, बाकी तुम लिखो, चाहे याद कर रहे हो तो भी लिखो, तो वो उसमें भरपाई हो जाती है। अगर तुमने थ्रू आउट में ऐसा किया हो कि टॉपिक देखा और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 3 कर लिए, तो वो ज़रूरी है। तो सेफली हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो सिलेबस खत्म करने के बाद नहीं, आंसर राइटिंग करूँ? टॉपिक हाँ, एक टॉपिक कि या हाँ, कुछ टॉपिक? हाँ, मतलब आप लिखना भी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ टॉपिक करके भी लगेगा ना, फिर दिमाग भी तो हमारा खेलता है हमारे साथ, वो कहता नहीं नहीं अभी हुआ नहीं, बाद में लिखेंगे। पढ़ने को दे दो ना तो नया नया बड़ा मजा आता है, तो वो भी नहीं करना है, इसको भी थोड़ा लिमिट में रखना है, ये बहुत बेवकूफ़ बनाता है। तो 2-3 टॉपिक एक बार हम पढ़ लें, हाँ, फिर लिखना चालू करें। आप लिखना स्टार्ट करना है कि एक टॉपिक के बाद ही लिखना है, 2-3 नहीं। 2-3 में तो फिर कह देगा नहीं नहीं एक और टॉपिक कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, नहीं एक के बाद ही लिखना है, क्योंकि इसको भी, ये तो सबसे बड़ा दुश्मन और फ्रेंड यही है। थ्री इडियट्स में कहते नहीं है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल हाँ, वाला। वो बहुत ज़रूरी है इसको लिमिट में रखना, कि तुरंत शॉर्ट्स आजकल खुलते हैं कि भाई तरीका देख लो कैसे लिखते हैं आंसर, वो नहीं करना। मैम शॉर्ट्स की बात बताई आपने, तो उसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है। सोशल मीडिया अभी हमारी लाइफ का ना बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल बन गया है, जहर बन गया। हाँ, किसी को भी देखो सोशल मीडिया, रील, शॉर्ट्स, मीठा जहर। सही में यूट्यूब वीडियोस, जो टाइम स्पैन है ना बहुत कम होगा। अभी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 1 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकता, हाँ, है ना, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। लेकिन आप 4 घंटे स्क्रॉल कर लेंगे। हाँ, तो सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है और उसके साथ जो डिस्ट्रैक्शन होता है उसको कम कैसे करना है? देखो, यूपीएससी की जर्नी की एक बहुत ही प्यारी सी जो सीख मुझे मिली है, ये तुम्हारी खुद को जानने की जर्नी है। तो वही है कि आपको लग रहा है ना सोशल मीडिया, अगर एक बार भी आपके मन में आ गया कि भाई ये क्या कर रहा है, तो बस आप अगर स्क्रॉल भी कर रहे हैं ना
तो शाम को बस 15 मिनट अपने साथ बैठ जाना और फिर कोशिश करना याद करने की तुम्हें उस स्क्रॉल में से कितना याद है। कुछ नहीं याद है। तो वहाँ पे मुझे ये एहसास हुआ ये हमारी मेमोरी कम कर रहा है। हमें ना कोई स्टोरी बन रही है, हम कोई मूवी देखते हैं ना 3 घंटे, तो उससे भी हम कुछ सीख लेते हैं एंड में कि हमने इससे ये जाना। हम वो किसी कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, टॉपिक बेस्ड होती है, तो हमने वो जाना। लेकिन हम स्क्रॉलिंग जो कर रहे हैं ना, हमारे मन का आता जा रहा है, नहीं मन का आ रहा, फिर स्क्रॉल किया कि अब मन का आएगा, अब मन का आएगा, तो हम उसे करते जा रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर हम शाम को कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। है ना। तो और रात को आप ना ऐसा समझो कि अगर 8 बजे भी फोन उठा लिया ना, आप देखोगे 2 बज गए, 3 बज गए, अभी बंद करेंगे 5 बज गए। तो ये हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। बट ये है कि इस पे आप लिमिट कितनी जल्दी लगा देते हैं, तो वो आपको औरों से अलग कर देगा। तो मेरा यही कहना है कि ये तो सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। आप जब पढ़ रहे हैं तो एक नोटपैड रख लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए आपको क्या जानना है। और लेकिन जब तक आपने वो पढ़ने का स्लॉट बनाया ना, उस टाइम आप अपनी कॉपी पेन को ही दीजिए। कॉपी पेन और ये दिमाग, इस कॉम्बिनेशन को मत तोड़िए उस टाइम पे। फिर आप जब ब्रेक लें तब आप देखें क्या क्या क्वेश्चन थे मेरे, और फिर स्टिक टू दिस ओनली कि मुझे यही देखना है। तो वो और आप देखेंगे कि जो आपने क्वेश्चन लिखे होंगे ना, वो आपको पढ़ते पढ़ते मिल भी गए। लेकिन अगर आपने बीच में फ़ोन उठा लिया होता ना, तो आपको लगता है कि भाई स्टार्ट किया था, खत्म कुछ नहीं हुआ। तो ये है। एक तो ये जितनी भी आजकल सोशल मीडिया वाले ना मैम, कि इसमें एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है क्रिकेट देखना, तो मेरे पास सारे भाई ये आ रहा है, रोहित शर्मा ये मतलब मेरी रील्स रुकनी नहीं चाहिए। वो ब्रेन को ऐसे स्क्रॉल करने पे मजबूर कर रहा है आपसे। इसका ये तो एक टर्म भी है, डूम स्क्रॉलिंग। भाई आपकी आदत है कि भाई जैसी चीजें देख रहे हो आप स्क्रॉल करते जा रहे हो। अब जैसे हम अपने फोन देखें, हमारे फोन में यूपीएससी भरा पड़ा है। अपने फादर का फोन उठा लो, पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। मम्मी का फोन उठा लो, किचन के अलावा कुछ नहीं है। तो वो आपको मजबूर कर रहा है, तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा ना। कहते हैं ना कि सिन गुड है, सिन गुड है, तो आपको पता गलत है। सबको देखिए बहुत सारे सिन होते हैं, हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। तो सिन कर रहे हैं ये हमें पता है, हम दूसरों को एडवाइस भी करते हैं कि ये गलत है मत करो, लेकिन हम अपने आप को कैसे दूर कर रहे हैं वो हमें ही एफर्ट लेना पड़ेगा कि कैसे। अब मैं ये तरीका, जैसे मैम का एक बढ़िया तरीका था, वो लिख के आप चीज़ें कर दो। मेरा ये रहता था कि भाई मैं थोड़ा उसको एक बड़ा फैंसी वर्ड मैंने सीखा कि अगर किसी को बताना है ना, तो क्या डिजिटल फास्टिंग। तो मेरा भाई यूज़ कर रहा था, तो ये कह रहा था ये नया वर्ड है। तो मैं कहा ये तो हम करते ही हैं कि भाई ऐप थोड़ा सा अनइंस्टॉल कर लिया, 2-4 दिन अच्छी तैयारी चल रही है, कर ली, चलो अच्छा देख लेते देश दुनिया में, देश दुनिया का मतलब और दोस्तों की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इंस्टॉल कर लिया सोशल मीडिया, देख लिया, अच्छा चलो ठीक है, उनकी भी हालत हमारी जैसी है, चलो अनइंस्टॉल कर लिया, अब वापस से फिर तैयारी। तो डिजिटल फास्टिंग आप कर सकते हो अपने तरीके से। वैसे इससे रिलेटेड एक ऐप आती है, फॉरेस्ट ऐप। अच्छा। तो उसमें ये रहता है, मतलब मैंने जब एक समय पे हम भी मेंस वगैरह लिखा करते थे, तो उसमें ये हुआ करता था कि आप ये लगाएंगे कि मुझे आज इतना समय पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है। तो जब 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो उतने पेड़ उगा दिया आपने फॉरेस्ट में। और वो असली का फॉरेस्ट ये हुआ करता था, जैसे अगर आपने 100 पेड़ उगा दिए तो आप उसके लिए आपको कॉइन मिलते थे। अच्छा। तो अगर वो कॉइन आप डोनेट कर देंगे तो पेड़ सच में लगाए जाएंगे। तो ये फॉरेस्ट ऐप है, बहुत अच्छा। ये एंड्रॉइड वगैरह पर भी है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये एक तरीके से ये मान लीजिए डिजिटल फास्टिंग जो है वो आपका प्रमोट कर रही है इन अ गुड वे, ना कि इन अ गुड वे। हाँ, अलग अलग बहुत प्रजातियों के पेड़, जैसे आजकल वो क्रिकेट में चल रहा है ना कि आप डॉट बॉल खेलोगे ना, तो एक पेड़ लगेगा, तो वैसे वही फॉरेस्ट ऐप है। वो स्पेसिफिकली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसी से ही संबंधित मेरा एक प्रश्न है आपसे। अब जैसे आपने बताया कि स्क्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, ये एक एस्पेक्ट हुआ, ये एक पहलू है कि तैयारी में। एक ये भी आता है कि हमें तैयारी करते समय क्या गलती नहीं करनी चाहिए। बेहतर यही होता है कि मैं ये सीख लूं कि दूसरे वाले ने जब गाड़ी पर टक्कर मारी तो वो इसलिए मारी क्योंकि वो मदिरा का सेवन कर रहा था। हमें क्या नहीं करना चाहिए यूपीएससी की तैयारी में? ये तो सर का फेवरेट है, सर बताइए। ऐसा क्या है
जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे क्या नहीं करना? क्या नहीं करनी चाहिए तो बहुत लंबी, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम शायद प्लान ज़्यादा बनाते हैं, एग्जीक्यूट कम करते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने खुद में भी देखी और मेरे सराउंडिंग में भी बहुत देखने को मिला कि बहुत बड़ा फेज होता है कि हमारा, जहाँ पर हम सिर्फ प्लान करते रह जाते हैं चीज़ें कि चल 2 महीने हम ये करेंगे, 1 महीने में ये कर लेंगे, 3 महीने में आपने हवा में तैयार कर लिया, अच्छा मैं 8 महीने में तैयारी कर लूँगा। वही है ना कि सारी चीज़ें भी हवा में चल रही हैं। प्रॉब्लम यहाँ से क्या आती है कि आप इसमें खुश होने लगते हो। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्लान बनाते ही आपको लगता है कि चीज़ें हो गई। उसी तरह एक और है बीमारी, इंफॉर्मेशन कलेक्शन। तो आप सोचते हो मटेरियल ले आए घर पर, यानी कि तैयारी मेरी होनी शुरू हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और तीसरी मेरे को लगता है फोमो से बहुत ज़्यादा आदमी एस्पिरेंट बीत रहा है, खास करके जब से बहुत ज़्यादा एडटेक प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं और टेलीग्राम पे इतना मटेरियल मिलता है जितना तो मैं सोचता ही। तो कहने का मतलब है ये भी एक फोमो है कि अगर मुझे दिखता है कि सामने वाला एस्पिरेंट ना कि उसने एक सवाल देख लिया प्री में, जहाँ पर कोई एक बाउंसर सवाल आया, उस बाउंसर सवाल पे उसने देख लिया ये किताब से आया था, उसने वो किताब तो ली उस पब्लिकेशन या उस इंस्टीट्यूशन या उससे उसने देखा कि ये वाला ज़्यादा समझ लेते हैं यूपीएससी का माइंडसेट, तो इनकी मैं अगले साल भी और भी चीज़ें ले लेता हूँ। आप समझिए बिजनेस को, आप एक बात को समझिए, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, वाई दी कट ऑफ इज 50%। वो भी जानते हैं कि आप 80% नहीं ला पाओगे, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं, सब कुछ जरूरी नहीं है, तो वो आप समझिए ना। जैसे मैं बार बार, मेरे आजकल तो क्रिकेट घूम रहा है ना, तो वही है ना, वही है आजकल क्रिकेट इज ना। तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सी बॉल लीव करनी है, वो भी सीखना पड़ेगा आपको, वो भी क्रिकेट का ही पार्ट है। वैसे ही आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है कि भाई ये मटेरियल मेरे को लीव करना है, मेरे को इतना परेशान नहीं होना है। तो आप अपने अगर इंफॉर्मेशन को आपने साइडलाइन कर लिया कि मेरे को इतना ही पढ़ना है, पहली जीत आपने जीत ली। दूसरी, आपने प्लानिंग ज़्यादा करने के बजाय आप छोटी प्लानिंग करो। आप 8-10 महीने की प्लानिंग मत किया करो, आप प्लान करो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन। वाई? क्योंकि 15 दिन में हमारी ज़िंदगी बहुत बदलने लगती है। कहते हैं ना, एक तो एक वो चलता है कि 21 दिन में कोई भी हैबिट सीख जाते हो, तो रीज़न है उसका। उसी लिए आप छोटे प्लान बनाओ। और जोक में कह रहा हूँ लेकिन एक्चुअल है, आप 1 तारीख और मंडे का इंतज़ार बंद कर दो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैम कि आदमी सोचता है 1 तारीख से तैयारी शुरू करेंगे और या फिर मंडे से करें। यार सैटरडे है, संडे चले इस बार चिल कर लेते हैं और हमने मंडे से सही करेंगे। हमने ये वाला माइंडसेट। 6 बजे उठेंगे, हम सुबह पढ़ेंगे, 4 बजे उठेंगे। अगर 4:30 हो गए तो नहीं और उठेंगे। तीसरा होता है न्यू ईयर, तो वो तो उठना है, वो तो नेक्स्ट लेवल। तो ये कुछ ऐसे माइंडसेट हो जाते हैं हमारे अंदर कि ये इससे बचना है हमें। कल तो 4 बजे उठेंगे। हाँ, तो ये चीज से भी वैसे आप 4-5 होते ही अब 5 मिनट तो हो ही गई लेट। वैसे उसको सीसैट पढ़ता भी सबको पता है, कैलेंडर में वीक संडे से स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये मैंने बहुत जोकिंगली चीजें कह दी जरूर है, बट आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन से बचो। सेकेंड थिंग, आप अपने आप को प्लान करने पे ज्यादा टाइम मत खराब करो, स्टार्ट डूइंग थिंग्स। करने से कहते हैं ना, हम एक आप पढ़ाई करोगे तो उसमें आता है पॉलिसी पैरालिसिस। यही होता है कि आप पॉलिसी बनाने में इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि बेस्ट पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी बनाओ, कमी होगी सुधारना, नहीं बन जाएगी। 7 दिन का शेड्यूल बनाओ, कुछ गड़बड़ लगेगा, कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी, आगे हम बैकलॉग पूरा कर लेंगे, बट करना शुरू करो। मतलब डूइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थर्ड थिंग आई वुड से कि जो मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन हो गया, प्लानिंग वाला हो गया, एंड अपने आप को ये जो सोशल मीडिया है इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बैलेंस आउट करो। सम सैक्रिफाइस इज नीडेड। जब आप कुछ बड़ा चाहते हो ना, कि हम 4 लोग रूम में बैठे हैं या 100 लोग क्लास में बैठे हैं, यू ऑल्सो नो दैट कि 100 लोगों में 1 का होना है। शायद सबको पता है, रेशियो किसी से छुपा नहीं है कि ये कोई हिडन चीज हो मैम। और ऐसा भी है कि 100 के 100 का नहीं हुआ। और कई बार तो होता है कि आपको पता है कि भाई आप 100 में नहीं हो रहा है, तो आपको कहाँ से डिस्टिंग्विश करोगे? तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस चाहिए होता है। तो दैट इज द होल आइडिया। आपने जो बताएं वो ये है, एक हमें अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, डिसिप्लिन रहना है, ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं करना कि हर इंस्टीट्यूट की बुक उठा के ले आए। जैसे मैं अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो ये नहीं कि 4 इंस्टीट्यूट की पढ़ लूँ, उसके रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, उसको डिसिप्लिन से पढ़ना है,
तीसरी चीज आपने बताई, प्लानिंग में ज्यादा सपने ना बने। हाँ, प्लान बन रहा है, प्लान को इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस करें और प्लान को एक्सटेंड ना करें, मतलब ज्यादा जहां पर कमी लग रही है उसी में रेक्टिफिकेशन करें। सर मेरा क्वेश्चन है नोट्स के रिगार्डिंग। एक बच्चों का बहुत डाउट रहता है कि सर नोट्स बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए नोट्स। अब तो एक मार्केट में चल रहा है डिजिटल नोट्स, एक हैंड रिटन नोट्स, फिर एक डिजिटल नोट्स। हमने अपने टाइम में हैंड रिटन बनाए थे, बट आजकल सबके पास आईपैड है, मतलब आईपैड, टैब, तो फ़ोन तो सबके पास होता ही है। तो डिजिटल नोट्स का आजकल एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा है। तो आपके अकॉर्डिंग नोट्स कैसे बनाने चाहिए, हैंड रिटन या फिर डिजिटल? मैं तो हैंड रिटन मोस्टली बनाता था, थोड़े पार्ट में डिजिटल यूज़ किए थे। मैम आपने? नोट्स मेरे हैंड रिटन है। हैंड रिटन। तो हमारे तो हैंड रिटन थे। तो डिजिटल मैं एनकरेज करता हूँ, वाई आई विल से दैट, बट इट हैज़ टू बी सप्लीमेंटेड विद हैंड रिटन। इसको मैं एक्सप्लेन करूँ ऐसे कि आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं डिजिटली पढ़ते हो या डिजिटली उसको क्या बोलते हैं, कैटलॉग करना आसान होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर हो गया या इस तरह की चीज़ें जो डेली बेसिस पे हो रहा है, तो ऐसे के नोट्स मैं चाहता हूँ कि आप अगर फोल्डर बनाने बैठ जाओगे या कुछ उसको कहाँ ऐड करें, आज हमने कोई चीज़ सीखी है, हो सकता है उसमें एक पैराग्राफ पता नहीं कब काम आए, तो ऐसे के लिए डिजिटल नोट्स हेल्प करते हैं कि मैंने एक फोल्डर बना लिया इकोनॉमिक्स का, उसमें मैंने 10 यूनिट हैं हमारे, वही 10 यूनिट के मैंने लिख दिए कि अच्छा ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हो गया, ये हो गया। उसमें मैंने छोटे छोटे स्मॉल नोट्स बना दिए कि रोड्स में मैंने कुछ नया पढ़ा, एविएशन में कुछ पढ़ा या किसी एग्रीकल्चर में मैंने क्या पढ़ा। तो वो वहाँ पे 2-2 4-4 चीज़ें लिखना आसान हो जाता है, कैटलॉग करना आसान हो जाता है। हैंड रिटन नोट्स आपका जो स्टैटिक सिलेबस है उसके लिए आप हैंड रिटन ही यूज़ करो, बिकॉज अभी भी आपको एग्ज़ाम हाथ से ही लिखना है। हाथ से ही बिल्कुल। तो प्रैक्टिस हर चीज़ की होती है, तो उसी तरह हैंड रिटन नोट्स भी आपकी प्रैक्टिस है। तो जहाँ पर आपको कैटलॉग और ऑर्गेनाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप डिजिटल सहारा लो। जहाँ पर आपको पता है कि भाई मैंने नोटबुक शुरू करी है, जैसे इकोनॉमिक्स है या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपको पता है कि भाई चैप्टर 1 आएगा, फिर चैप्टर 2 आएगा, एक यूनिट के बाद दूसरा यूनिट आएगा, आई नो दैट। तो मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी, तो मैं अपने A4 साइज़ पेपर या नोटबुक जैसा भी मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं उस पर नोट्स बनाता हूँ। जब मुझे नहीं पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है, तो वहाँ पर मैं डिजिटल की मदद लेता हूँ। मैम आप? नोट्स में मैं तीनों स्टेजेस के लिए अलग अलग बताऊंगी कि प्री में हमें अनलिमिटेड पढ़ना है और हमें कुछ भी रेप्लिकेट नहीं करना। तो हमें एग्जैक्टली नहीं याद करना कि हमें प्री में जाके ये लिखना है। तो मैं मतलब मेरी कोशिश यही थी कि प्री में नोट्स नहीं बने, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में की थी ये गलती, तो इसलिए मुझे समझ आया। मेंस में क्योंकि हमें रेप्लिकेट करना है, अगर हमें कोई कंटेंट, कोई भी डेफिनेशन या कुछ चीज़ है हमें पता है, हमने एग्जैक्टली लिख दी वर्ड टू वर्ड, WHO की है, IMF की है, किसी की भी है, तो हमें UPSC रिवॉर्ड करेगी इसके लिए। तो मेंस में आप नोट्स बनाइए। प्री में नोट्स बनाने की मुझे नहीं लगती, क्योंकि 4 ऑप्शन है, उसमें आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, ये मैंने पढ़ा है और ये इसका है। तो वहाँ पे मल्टीपल रिवीजन, मेंस में रिवीजन राइटिंग के थ्रू, प्री में रिवीजन मेमोरी, कितना मेमोराइज कर पा रहे हो, तो वो पढ़ना है। क्यों लिखने में आपके टाइम तो वेस्ट ही होता है ना, तो वो क्यों वेस्ट करना, क्यों हमें पता सामने लिखा हुआ होगा, हमें सिर्फ यहाँ पहचानना है, तो आप उसमें मत करो। और इंटरव्यू का तो अलग ही है केस, तो वहाँ पे आपको लिखना है नहीं लिखना है वो अपने ऊपर है। लेकिन प्री और मेंस का मुझे लगता है कि ना यही काम करेगा भी मैक्सिमम लोगों के लिए, तो वो करना चाहिए। मैम मेरा अगला प्रश्न आपसे है और वो यही है कि UPSC हो या UPPCS हो, अगर मुझे इसके अंदर सफलता पानी है तो क्या मुझे टॉपर होना ज़रूरी है या मैं एक एवरेज स्टूडेंट बनकर भी पेपर में कोई रैंक लेकर आ सकता हूँ? टॉपर्स बेचारे दोस्त हैं मेरे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है टॉपर होना, क्योंकि ये एवरेज और रिलेटिव पेपर है ना, रिलेटिव एग्ज़ाम है, तो आप औरों से कितना अच्छा कर रहे हैं। टॉपर क्या होता है, टॉपर के दिमाग में होता है कि भाई मैं तो बेस्ट हूँ और बेस्ट करूँगा। बेस्ट तो करना ही नहीं है, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा करना है, तो टॉपर नहीं बनने की कोशिश करना है। यहाँ आके तो बिल्कुल नहीं, वो धड़ाम से गिरते हैं, बहुत गंदा गिरते तभी हैं। कट ऑफ 50% के आसपास हाँ, है।
बिल्कुल ही नहीं, ये नहीं सोचना कि हमें टॉपर हैं तो ऐसा ही होता तो फिर सारे आईआईटीज वाले ही बनते ना। सारे नहीं बनते हैं, देखो सारे नहीं बनते, बनते हैं लेकिन क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन इतने बड़े हैं कि ना उनका नाम आना ही आना है, तो वो इसलिए छाए रहते हैं। बाकी कितने 30 40 50 बच्चे तो छाए रहते हैं। यूपीएससी का भी रिजल्ट आया, इतने अच्छा थे, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो हैं वो सब टॉपर है। अगर टॉपर होते तो वो भी छाए होते, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ है और टॉपर रह गए हैं, टॉपर रह गए हैं तो वो थोड़े असफल की कहानियां थोड़ी हैं, सफलता की कहानी, सफलता की ज्यादा सफलता की कहानी है। तो हमें वो नहीं देखना, और ये जर्नी ना हमारी खुद की है, हमें खुद से लड़ना है। हमें पता है हम कितने ऑनेस्ट हैं खुद के साथ। जब हम खुद से ऑनेस्ट रहने लगते हैं ना, तो हमें पता है कि मैंने पीवाईक्यू देखे हुए हैं, मैंने सिलेबस देखा हुआ है, कोई मुझे कुछ भी आगे कह दे, मुझे पता है ना मैंने कर लिया है और मेरा हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस रखना है और अपनी तैयारी 200% देना पड़े, 1000% देना पड़े, उसमें बिल्कुल नहीं झिझकना। मैम की बात पे ऐड करता हूँ कि जैसे मैम सारी एफर्ट्स की बात करनी थी, सारी चीज़ें, तो इस पे जैसे होता है ना कि आपको ही चीज़ें करनी है। तो अब आप मान लीजिए बात आती है कि बहुत से बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना इन सारी चीज़ों से, तो ये सारी चीज़ें आपको बचत करनी है। तो वो है मतलब तो ये गलती नहीं करनी है। हाँ। ये विश्वास दिलवाने की सिर्फ टॉपर ही यहाँ पर आते हैं। हाँ, तो जैसे होता है ना टॉपर, जो बात है, लोग कहते हैं ना एक सब्जेक्ट का वो टॉपर है। भाई टॉपर जब वो बना तो उसने सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़े और टॉपर बन गया है, ठीक है। अब आपको पढ़ने बहुत सारे, तो कहने का मतलब है कि इस एग्जाम में आप कट ऑफ देखते हैं तो 50% 45% आती है। वो रीजन यही है कि आपको एक सब्जेक्ट में आपको दिया जाता है तो आप तो सब बेस्ट हो गए, दूसरे में आप बिल्कुल ही नीचे गिर जा रहे हो, तो बेकार है। जैसे एक वो होती है, इवेंट भी होती है ना मैम, कि लॉन्ग जंप में तो लॉन्ग जंपर जो है कंबाइन करके भी एक इवेंट होती है जिसमें लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, आपका वो, तो उसमें कंबाइन ट्रायथलॉन, ये सारी जो चीजें होती है, उसका विनर दूसरा होता है। कारण यही है क्योंकि उसमें आदमी बात करे कि लॉन्ग जंपर तो जीत जाएगा भाई, ये वो रीजन यही है कि आपको किसी एक में बेस्ट नहीं होना है, आपको सब में एवरेज बनना है। एवरेज तो एवरेज वाले के लिए ही है ये गेम, कि आप अगर एक में बेस्ट हैं, दूसरे में आप बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा पा रहे, आप बेकार हो। इससे अच्छा है थोड़ी बहुत साइंस समझ लेता हूँ मैं, थोड़ी बहुत हिस्ट्री समझ लेता हूँ, यानी एवरेज वालों के लिए बेटर एग्जाम है ये। IITian कितने बन रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत सारे IITian, लेकिन आप बेस भी तो देखिए, सिर्फ 50 IITian भरते हैं और 50 नहीं होते, वो 5000 10,000 20,000 भर रहे हैं, उसमें जाके आपको 200 दिख रहे हैं। और उनका फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल का होता है फिर, कि मैं IIT का होके भी नहीं निकाल पा रहा। तो ये सारी चीजें, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी फिट करती है, मास्टर ऑफ नन और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हाँ, सही बात है। तो आप थोड़ा थोड़ा सब में जानते हो, दैट इज द होल की। बहुत जरूरी है। सर मेरा क्वेश्चन रहेगा मीडियम को लेकर। जैसे हम सबको पता है यूपी जो है हिंदी भाषी स्टेट है, और यूपी में बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बट हिंदी मीडियम बच्चों का ना एक माइंड में डायलेमा रहता है, या फिर एक प्रेशर ये रहता है कि हिंदी मीडियम से पास नहीं हो सकते, या फिर उनको मार्किंग अच्छी नहीं मिलती, मतलब उनकी मार्किंग में नंबर काट लिए जाते हैं। क्या ये सही है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या हिंदी मीडियम से होके भी टॉप किया जा सकता है यूपी में? ये 2 क्वेश्चन के आंसर। मीडियम जैसे होता है ना, सहारा है आपको कोई चीज़ के सीखने का। तो एक ज़माना था जहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो हिंदी मीडियम को दिक्कतें इसलिए होती थी क्योंकि उतना मटेरियल नहीं होता था। तो तब मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई, मीडियम का अंतर पड़ता था पढ़ाई में, कि क्योंकि कोई भी कोचिंग हो या कोई भी गाइडेंस हो, वो लिमिटेड मिल रहा है, तो वो लैंग्वेज डेफिशिएंट हो जाता है अगर हिंदी की बात करें, या फिर मटेरियल करंट अफेयर्स का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है हिंदी में। बट अगर हम आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो सारा मटेरियल बायलिंगुअल ही आ रहा है ज़्यादातर, चाहे वो आपके अब तो न्यूज़पेपर के भी हिंदी आने लगे सारे। तो इस तरह से यानी कि वो जो मटेरियल वाला और गाइडेंस वाला पार्ट था, जो एक डेफिशिएंसी पैदा कर रहा था मीडियम के लिए, वो दूर हो गई। आपने कहा कि एक मिथ है कि उनको नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, चेक करने वाले को उसको एक दिया जाता है फ्रेमवर्क, उसको देखना है कि 5 से 10 कीवर्ड हैं, 5 से 10 बातें हैं, वो आपके आंसर में होनी चाहिए। भाषा मायने नहीं रखती। प्रॉब्लम ये है कि जिन बच्चों वो बाहर आके जो चीज़ कह रहे हैं ये कि इस माध्यम में नहीं नंबर मिल रहे हैं, तो बहुत बड़ा कारण है कि आप देखिए ना
कि भाई वो व्यक्ति वो आंसर लिखने के बाद उसको नंबर नहीं मिले या उसने आंसर ही डेफिशिएंट लिखा था। आप अगर आज यूपीएससी का रिजल्ट देखते हैं तो हिंदी मीडियम के बहुत बच्चे हो रहे हैं। आप इससे देखिए ना, मीडियम कितने बच्चे मेंस दे रहे हैं। कभी भी रिपोर्ट उठा के देखिए ना, उसमें देखिए ना कि इंग्लिश मीडियम से कितने बच्चों ने दिया था, हिंदी मीडियम से, फिर फाइनल सिलेक्शन में रेशियो क्या आ रहा है। आप एक एब्सोल्यूट में नहीं बात कर सकते हो कि अगर एब्सोल्यूट में बात करते हैं सर 85 बच्चे हुए या 100 बच्चे हुए या 30 बच्चे हुए, हमें देखना है कि बेस क्या था उसका। अगर 100 में से 30 बच्चे हो रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि बाकी जगह भी तो यही वाला आ रहा है। वहां पर 3 ही गुना तो इंटरव्यू के लिए बुलाए जा रहे हैं। तो अगर रेशियो वही चीज इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है तो यानी कि मीडियम का फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, तो वही अगर समराइज करता हूँ तो मटेरियल और गाइडेंस की जब तक हिंदी में कमी थी कुछ साल पहले, तब तक मैं कह सकता था कि मीडियम का फर्क पड़ रहा था। बट आज की डेट में मुझे नहीं लगता। एंड हमारे बैच में भी हम देखते थे ना कि हमारे कितने बैच सारे में तो बच्चे थे मैक्सिमम हिंदी मीडियम के बच्चे थे। मैक्सिमम हिंदी। 50% के अराउंड हिंदी मीडियम से बच्चे थे और बहुत अच्छे से। और मुझे तो लगता है वहाँ कॉपी में 3 ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रेजेंटेशन, मैसेज कन्वे हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तुमने कितने डिफरेंट तरीके से मैसेज को कन्वे किया, डायग्राम बनाया है कि नहीं, लिखा है तो उसको आउटलाइन किया है कि नहीं, उसको बॉक्स में किया है कि नहीं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना, वो देखते ही अट्रैक्ट करते। वो 10 कॉपी जो चेक हो रही है उनमें से एक कॉपी अलग अपने आप झलक रही है, तो वो हिंदी में इंग्लिश में वो नहीं फर्क पड़ता। हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा था और तुम कितनी सुंदर राइटिंग में डिमांड ही पूरी नहीं कर रहे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, एलिजिबल राइटिंग हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो और उसमें पीसीएस के लिए पर्टिकुलरली उसमें फैक्ट्स हो, डेटा हो, तो नंबर मिलते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर भी टॉप 10 में 2-3 हिंदी मीडियम के हाँ, स्टूडेंट हैं। आ रहे हैं। हिंदी बहुत होते हैं भाई। हाँ, हमारे तो last year में। मैं तो सबका, हम बता रहे ना, हमने ट्रेनिंग की है डीएसपी की, वो 90 बच्चों का बैच था वो, उसमें से मैक्सिमम हिंदी वाले हैं, मैक्सिमम। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बिल्कुल डरने बिल्कुल की नीड हताश नहीं है। होने की जरूरत नहीं है। बस राइट डायरेक्शन, राइट कंटेंट, उसका अच्छे से यूज करके अपने एग्जाम को पास करना है। हाँ मेरा मैम आपसे ये आखिरी प्रश्न है जी सर। और इसमें ये है कि मॉक इंटरव्यू को लेकर काफ़ी जो है वो बातें उड़ाई जाती हैं। वो अक्सर ये होती है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो 4-5 लोगों की मतलब अब टीम होती है, एक यहाँ पे चेयरपर्सन रहते हैं और वो आपसे बड़ी मतलब कठिन सवाल पूछते हैं और ऐसा लगता है कि बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। ये मॉक इंटरव्यू के अक्सर बच्चे बोलते हैं, लेकिन जब यूपीपीसीएस का असली में इंटरव्यू होता है तो वो कैसा होता है? मतलब इस तरीके की बातें मैंने भी सुनी थी कि इंटरव्यू बड़ा टफ होता है, ऐसे सवाल किए जाते हैं, वैसे सवाल किए जाते हैं। मॉक के कंपैरिजन में कहूँ या किसी से भी कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ का जो माहौल होता है इतना कॉर्डियल होता है, इतने अच्छे से वो लोग हमारा वेलकम भी करते हैं और बैठा के जब बात करते हैं ना, वो सिर्फ कन्वर्सेशन होती है और इंटरव्यू की जो डायरेक्शन होती है ना, हम ही डिसाइड करते हैं। मेरा इतना प्यारा इंटरव्यू गया था, मैं स्माइल करते हुए निकली थी इंटरव्यू से बाहर और मैं बिल्कुल ही इतनी सेटिस्फाइड थी कि ना मेरा सिलेक्शन हो रहा है। और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ जो हो रहा था ना, वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा था, कोई टेस्ट नहीं हो रहा था, वहाँ हो रही थी कन्वर्सेशन। मैम मुझसे पूछ रही थी, सर ने मुझसे जब पूछा मैं सबको जवाब दे रही थी और इतना कॉन्फिडेंटली दे रही थी जवाब, कहना कि क्योंकि ये अंदर से था क्या बात ही तो कर रहे हैं, सबसे तो बात करते हैं हम, वही ये है। बस उनको थोड़ी देर के मतलब ऐसे नहीं समझना है कि वो माई बाप आके बैठ गए हैं, क्योंकि डरना नहीं है। डरना क्यों है? हमें लीड करना है आगे जाके। जब हम ये सोच लेते हैं ना भाई, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ही शोल्डर पे आने वाली है, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि हम गूगल कर लें या चैट जीपीटी देख लें कि भाई बता दे क्या करना है आगे। कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, कहीं पे कोई भी चीज़ होगी, तुम वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो डिसीजन लेने के लिए। तो सेम अपने आप को हम इंटरव्यू में हमें फील करना चाहिए कि भाई वो हमें सिचुएशन दे रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूँगी, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन मेरा ना विमेन ओरिएंटेड ही था सारा इंटरव्यू, बट मैम ने मुझे एक सर ने मुझे बोला कि ना आपकी शादी हो जाएगी तो आपको मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, दूर का मिल जाएगा, तो आप कैसे करेंगे? मैं कहा सर पूरा यूपी अपना है, यूपी से बाहर तो डाल भी नहीं सकते, तो पूरे यूपी में खुशी खुशी करूँगी मैं। तो
वो सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। तो इस तरीके के जवाब देने, बिल्कुल ऐसे कि ना जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए उसको इतने आराम से प्यार से कन्वे करना है कि मैं ये सोचती हूँ जेन्युइनली। तो उसी तरीके से मैंने तो अपना इंटरव्यू हैंडल किया था। मतलब ज्यादा फर्क, मतलब जितना बोला जाता है उसको उतना ये कुछ नहीं नहीं। सोचना क्या है ना कि सर, हमारा टेस्ट हो रहा है, वो बिल्कुल ही नहीं सोचना हमारा टेस्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने दोनों बार इंटरव्यू दिया और मेरे 70 मार्क्स आए, तो मुझे नहीं लगता कि ना वहाँ पे कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, मैंने ऐसी बात की थी। अच्छा, हाँ इंटरव्यू एक तो है ना, बाहर एक चीज हो गई ना, बहुत ज्यादा बोलने लगे कि इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट। हाँ और जब हम बात करते हैं ना मॉक से कंपैरिजन में, तो बहुत ही डिफरेंट होता है वहाँ पर। बिल्कुल। क्योंकि मॉक जनरली जब किया जाता है या जहाँ पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, तो वहाँ पर जो है सवाल ज़्यादा डेप्थ में और एक तरह से आपको क्या कहते हैं चेक करने के लिए पूछा जाता है। और उल्टा होता है बोर्ड में वो कोशिश करते हैं वो सवाल पूछने की जिसमें आप खुद आंसर दे दो, क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे पता चलेगी। हाँ। तो अंतर आप समझ रहे हो ना, मॉक में है आपको सवाल पूछकर अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो भी आपसे सवाल उसी एरिया में पूछे जा रहे हैं। बट बोर्ड ये नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपका ज्ञान का टेस्ट नहीं लेना है। अगर आप सपोज उन्होंने सवाल पूछा किसी मान ली हिस्ट्री का और मैं नहीं बता पाया, तो उनको समझ में आ रहा है कि यार हिस्ट्री में ये नहीं बता पा रहा है, लेट्स स्विच टू सम अदर क्वेश्चन। तो वो किसी और एरिया से सवाल पूछेंगे जहां पे शायद आप बता दो। तो ऐसा उनका मतलब है, जितना आप ज्यादा बोलोगे, जितनी ज्यादा चीजें बताओगे, आपकी चीजें पता चलेंगी। वो चाहते हैं इंटीग्रिटी। जहां पर जो लोग बात नहीं करते हैं उनको चाहिए इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये है, उनको पता है कि आप अधिकारी बनने वाले हो, अधिकारी के पास बहुत ज़्यादा स्टाफ होगा, उसके पास हर रिसोर्स उसके डिस्पोजल में। यानी कि अगर मान लीजिए मैं अगर पुलिस ज्वाइन करके ऑफिस में जाता हूँ, तो मुझे मान लीजिए कोई सिचुएशन होती है, मुझे लॉ उसका नहीं पता है, तो मुझे सबऑर्डिनेट से पता चल सकता है, चीज़ें मैं देख सकता हूँ। कहने का मतलब रिसोर्स आपको मिल सकता है। प्रॉब्लम कहाँ है? जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बंद कर दो, ये आपको नहीं पता है। नोइंग द डिफरेंस कि ये चीज़ मुझे आती है, ये मुझे नहीं आती, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आप उस चीज़ को सीख लोगे या नहीं तो जान लोगे। आपको नहीं पता फिर भी आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो क्योंकि आपको पता है। इससे क्या होता है? इससे दिखता है कि अगर मान लीजिए मैं ही अधिकारी बैठा हूं और मैं यहाँ पर मीटिंग ले रहा हूँ और बातचीत शुरू हो रही है, मुझे खुद ही रियलाइज नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता है, तो मैं सुनने की जगह बोलना शुरू कर देता हूँ और यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसके लिए रीज़न में वही चाहते हैं कि आपको नहीं आता, आप बता दो कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या मुझे नहीं पता है, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। दूसरी चीज़ है, वो आपका कामनेस चेक करना चाहते हैं। देखिए ऐसी सिचुएशन आएगी, मान लीजिए जैसे मैम ने बताया कि क्राइसिस वाले, अब अचानक से सिचुएशन आया, अब घर पे अच्छे से डिनर कर रहे हो, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं ऐसे बातचीत कर रहे हो, अचानक से फ़ोन बजता है कि ऐसी ऐसी जगह पे दंगा हो गया या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि 2-3 लोगों की कैजुअलिटी हो गई, तो आप तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हो। तो उस डिस्टर्ब्ड स्टेट में आप कितना पेशेंट हो कि कोर्स ऑफ एक्शन आप पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा रैश हो गए, अरे ऐसे कैसे, दंगे फसाद, अरे यार इसको पकड़ो, ऐसे पकड़ो, आपके एक एक्शन पे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है आप सोच नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब है इस चीज़ को भी वो चेक करते हैं। वो चेक कैसे करते हैं? आपको सिचुएशंस देंगे। जैसे मेरे को सिचुएशन दी थी, बहुत बेसिक थी कि आप को ऑर्गेनाइज कराना है, एक सिंपल सा मैच ऑर्गेनाइज कराना है, क्रिकेट मैच। तो मैंने बताया उनको कि भाई मैं ये करूँगा, वो सारी चीज़ें। तो फिर उन्होंने, मैंने सारी चीज़ें, वो एक चीज़ से खुश हुए जो मैंने ऐड किया था। मैं कहा कि एक मैं स्टैंडिंग एम्बुलेंस रखूँगा। देखिए वो यही सारी चीज़ें देखते हैं कि कितना आप सोच पा रहे हो। देखो हर कोई बात कर लेगा, अगर किसी भी आप राह चलते आदमी से पूछेंगे ना कि क्रिकेट मैच कराना है तो आप कैसे कराओगे, हर कोई आंसर कर देगा। जो नहीं उनको जानने की इच्छा है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, मान ली कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, आप उसको कैसे हैंडल करोगे, आपने मान लो ऑडियंस है तो उसके लिए आपने क्या कर रखा है, अकोमोडेशन ऑफ प्लेयर की सिक्योरिटी के लिए आपने क्या कर, वो ये सब भी जानना चाहते हैं। बिकॉज वो एक सिविल सर्वेंट से पूछ रहे हैं कि मैच कैसे कराओगे। ठीक है, मैंने जैसे एक चीज़ मिस कर दी थी, मैंने मिस कर दी, अकोमोडेशन नहीं बताया था मैंने।
तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने सब कुछ अच्छे से बताया, प्लेयर्स रहेंगे कहाँ? तो मैं कहा कि सर मैं तो लोकल लेवल का मैच करा। ये उस टाइम पे किस्मत अच्छी थी, मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया। मैंने बोल दिया सर मैं तो लोकल लेवल मैच सोच रहा था, सुबह आएंगे प्लेयर, खेलेंगे, शाम को घर चले जाएंगे। तो वो भी हंसने लगे, वो भी हंसने लगे। गलती करी मैंने, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो आपसे शायद इंक्लूड करना था, लेकिन आप उस तरह से सोच पाए उस सेकंड पे, ये थोड़ा लक भी होता है, थोड़ा इस तरह से आपकी आदत बन जाती है। जब आप जितना काम होते हो, जैसे जितना आप ठंडे दिमाग से हो तो उतनी ही ये चीजें आपके दिमाग में आती हैं। अगर आप टेंशन ले रहे हो, ये सारी चीजें, ये नहीं हुआ वो हो गया, अब अगला फॉर्म भी बनना है, प्री पढ़ना पड़ेगा, ये सब अगर आप उस 20 मिनट में सोच रहे हो, फिर तो खत्म है, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक सवाल मैम, अभी कल इंटरव्यू भी दिया था ना मैंने फॉरेस्ट का, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि आपके बगल में ट्रेन से आ रहे हो आप कानपुर शताब्दी से, आपके बगल में बैठे हैं रिकी पॉन्टिंग, तो रिकी पॉन्टिंग से आप 3 सवाल क्या पूछना चाहोगे? तो मैंने बता दिए कि क्या क्या सवाल पूछना चाहोगे। ट्रेन से क्यों जा रहे हो सर? नहीं, उन्होंने ऐसे पूछा ना, वो अपने डैफ देगा ना कि वो बोले कि आप कानपुर से आए हो। मैंने हाँ सर मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। तो कहते आप ट्रेन से आए हो, आपने कौन सी ट्रेन पकड़ते हो? मैंने कहा कानपुर शताब्दी। तो कह रहे उसी ट्रेन में आपके बगल वाली सीट में बैठे हैं, ये यूपीएससी इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ मैं, और रिकी पॉन्टिंग बैठे हैं। तो क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड बात चल रही थी तो उन्होंने पूछा था, तो उसमें फिर मैंने कहा कि 3 सवाल बता दिए। अब उन्होंने क्या कहा, आप मैजिकली आप रिकी पॉन्टिंग हो गए हो, अब आप उन्हीं सवालों का जवाब दो। तो कहने का मतलब है कि वो ऐसी सिचुएशन में आपको डालते हैं। आपने, जैसे मैंने बोला कि एक क्वेश्चन जैसे उसमें बोला था मैंने कि रिटायरमेंट के वक्त आपका क्या फ्रेम ऑफ माइंड चल रहा था, तो मैंने फिर जवाब उसका क्या खुद ही सोच के एक आंसर देना पड़ेगा। मैंने बोला कि आई वुड वांट टू लीव दिस गेम एट द पीक ऑफ माय टाइम। तो ये सारी चीजें वो डिफिकल्ट सिचुएशन में डालते हैं, वो चाहते हैं कि आप सोचो। क्यों? क्योंकि आपकी भाई आपके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होंगी, वो चीज को वो गेस करना चाहते हैं। तो यही चीज का फन है, और यही चीज को कन्वर्सेशन में आदमी लेता है। तो इंटरव्यू विल नॉट बी एंजॉय करना है, एंजॉय करने वाली बात होती है। सर लास्ट क्वेश्चन है, समराइज करते हैं पूरे उसको, प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? ये बहुत बच्चों की क्वेरीज रहती है कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट हमें लगता है कि जैसे इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन हम बना सकते हैं, बट जेनरिक ये है कि आपके हाथ में कितना टाइम है। अगर कोई वर्किंग है प्रोफेशनल, उसके हाथ में थोड़ा कम टाइम है, कोई पार्ट टाइम कर रहा है उसके पास थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास और सबसे ज़्यादा होगा। तो उन सबको अपने हाथ में जितना डिस्पोज टाइम है और उनकी प्रिपरेशन जिस तरह से चल रही, सपोज क्योंकि इन दी एंड हमें एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम की डिमांड कहती है कि आपको इतना इतना इस डेप्थ में आना चाहिए। तो उस डेप्थ में पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि सपोज मैं अगर 5 घंटे पढ़ता हूँ, ये हर आदमी की अलग होती है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं 5 घंटे ज्योग्राफी पढ़ता हूँ तो भाई मैं यही चीज़ें समझ लूँगा। इसी तरह आपको हर चीज़ में देखना है कि कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है हमें, और उसी टाइम में हमने अपने आप को एडजस्ट करना होता है। टाइम नया कुछ नहीं आता है, तो वही है कि आप कुछ चीज़ें अपनी एक्टिविटीज़ से कम करते हो, जो भी आपको पता होता है कि आपकी रूटीन में जहाँ से भी टाइम निकल सकता है। वर्किंग वाले हैं तो वर्किंग वालों को पता होता है कि भाई टाइम कहाँ से हम निकाल सकते हैं। ट्रैवलिंग में कुछ वीडियो देख ली, या लंच ब्रेक हुआ है तो कुछ ऐसा डिस्कशन किया। ये प्रोडक्टिवली आप चीज़ें एंगेज करते हो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। तो वही है, रूटीन में से कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। बजट की तरह है, आपको पता है भाई पैसे 500 ही रुपये, वही ना, वो आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो भाई वैसे टाइम बहुत कम है, खर्चा ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा चाहिए, टाइम निकालना है, तो वही बजटिंग करनी पड़ेगी आपको टाइम की। तो वो कुछ एक्टिविटीज़ को कम करना है, कुछ एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा टाइम देना है, दैट इज़ द होल की। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे, या फिर जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं प्रिपरेशन के टाइम में, आई होप सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन के आपके आंसर नहीं मिले हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो हमारी टीम जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपके कमेंट में देने का ट्राई करेगी। तो यहाँ पे फिर सर थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन थे सर और मैम से हमने पूछ लिए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो भी आपके डाउट थे सब सॉल्व हो गए होंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। इन फ्यूचर ट्राई करेंगे और नए नए टॉपर्स के साथ आपके साथ जुड़ने का, ताकि जो आपका एक
माइंड में एक नेगेटिविटी बनी रहती है, मतलब नेगेटिविटी नहीं बोलेंगे उसको, डर बना रहता है कि प्रिपरेशन के टाइम पे कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं, नोट्स कैसे बनाना है, प्री की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। इन फ्यूचर फिर हम और टॉपर्स के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे ताकि और जो डाउट हैं आपके वो सॉल्व हो सकें। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।